आज हम आपको बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर के तहत सेकंड पेपर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ और पंजाब के बीच जो भी संबंध रहे हैं और दो युद्ध हुए हैं, संधियाँ हुई है और क्यों अंग्रेज़ सफल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं पंजाब रणजीत सिंह के बारे में, क्योंकि कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणजीत सिंह का मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें हमें शुरुआत रणजीत सिंह से करनी है और उसके बाद फिर हम आंग्ल पंजाब युद्धों का वर्णन करेंगे। तो रणजीत सिंह के बाद से पहले हम देखते हैं कि जो सिख जो माने जाते हैं प्रारंभ में एक धार्मिक समुदाय के रूप में थे और अफगान युद्ध में एक फौजी शक्ति के रूप में ये लोग उभर के आते हैं। जब हम देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी में पराजित हुआ। आपको ध्यान होगा 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में अब्दाली जीत कर जाता है मराठों से, लेकिन यहाँ पे 1767 ईस्वी में वो पराजित होता है। तो उसके बाद सिखों ने यमुना तथा रावलपिंडी के बीच के प्रदेश पर अधिकार कर लिया है और 1803 ईस्वी में मराठा शक्ति के नष्ट हो जाने के बाद, क्योंकि हमने देखते हैं कि 1802 में वो सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं, तो लगभग मराठा शक्ति का पतन सा हो जाता है इस समय। तो उसके बाद सिखों ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने शासन के विस्तार की कुछ आगे सोचना शुरू कर दिया। तो ये एक सिखों की भूमिका के रूप में था। अब हम देखते हैं कि महाराणा रणजीत सिंह का किस प्रकार उदय होता है। सामान्यतः देख सकते हैं कि इसका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था और इसके पिता जो थे महासिंह, वो सुखचिरिया मिसल के प्रधान थे उस समय। जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है और कम उम्र में ही रणजीत सिंह सुखचिरिया मिसल के शासक बन जाते हैं और इसकी संरक्षक के रूप में इसकी मां काम करती है, जिसका नाम सदा कौर होता है। तो जो सदा कौर थी, उसका जो संबंध था वो कान्हैया मिसल से था और वो राजनीतिक और कूटनीति का उसके तहत वो पर्याप्त ज्ञान रखती थी। वो काम कहीं ना कहीं रणजीत सिंह के मार्गदर्शन में भी आता है। खैर 1799 ईस्वी में काबुल के अफगान शाह को पंजाब पर आक्रमण करने में सहायता इसने की थी और इस सहायता के एवज में जो जमान शाह था, अब अहमद शाह अब्दाली का पोता, तो माना जाता है कि उसने रणजीत सिंह को 1799 ईस्वी में लाहौर का गवर्नर वह नियुक्त कर देता है, क्योंकि वह इसकी काफ़ी मदद करता है। जमान शाह की जो 12 तोपें झेलम के तट पर फंस जाती है उसको निकलवाता है, तो कहीं ना कहीं उस मदद का उपकार वो रणजीत सिंह पर करता है और उसको लाहौर का गवर्नर बना देता है और इसको राजा की उपाधि भी शाहजमान के द्वारा दी जाती है। 1802 ईस्वी में उसने स्वयं को अमृतसर का स्वामी घोषित कर दिया और धीरे धीरे उसने सतलज के पश्चिम में सिख मिसलों पर भी अधिकार कर लिया। अब रणजीत सिंह को जो जॉर्ज बोरले था के द्वारा जो अपनाई गई थी हस्तक्षेप न करने की नीति, उसको प्रोत्साहन मिला और रणजीत सिंह ने सतलज रियासतों वाले इलाके पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। जो रियासतें पहले सिंधिया के अधीन थी, किंतु जब सिंधिया को इस इलाके से निकाल दिया गया तो वे अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश सुरक्षा में आ जाती है। 1806 ईस्वी में रियासतों के सिख शासक आपस में लड़ने लग जाते हैं तथा उन्होंने महाराणा रणजीत सिंह के हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की, लेकिन महाराजा ने नियंत्रण स्वीकार कर लिया और सतलज पार कर लुधियाना पर अधिकार कर लेते हैं। इस घटना से सिख शासक थोड़े से परेशान हुए और उन्होंने अंग्रेजों से सहायता की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस समय घोषणा कर दी कि जो सिख सतलज का जो रियासतें थी, जो रणजीत सिंह ने अधिकार स्थापित कर लिया था, उस पर वो अधिकार स्थापित नहीं करने देगी। अब अंग्रेजी
इस दृढ़ निश्चय पे आ चुके थे। और इन दोनों का फिर बाद में परिणाम ये हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को भी जरूरत थी कहीं ना कहीं कि इससे संबंध अच्छे रखें, और परिणाम स्वरूप उन दोनों में बातचीत होती है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों में, और 1809 ईस्वी में इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि होती है। और इस संधि के तहत ये माना जाता है कि सतलज नदी महाराणा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजी कंपनी के बीच की सीमांत रेखा मानी जाएगी। ये निश्चित कर दिया गया था कि उसके पश्चिमी क्षेत्र पर रणजीत सिंह का शासन रहेगा और पूर्वी क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन रहेगा। तो इस तरीके से दोनों शक्तियों में अच्छे मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब महाराणा रणजीत सिंह ने प्रयत्न किया कि वह पश्चिम की ओर अपना प्रदेश बढ़ाए, क्योंकि पूर्वी की तरफ तो आएगा नहीं, अंग्रेजों के अधिकार है, तो पश्चिम की तरफ वो अपना अधिकार बढ़ाता है। और इस कड़ी में वह 1810 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद 1818 में वह उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके 1813 ईस्वी में गोरखों से कांगड़ा तथा अफगानों से अटक को वह प्राप्त कर लेता है। उसने अफगानिस्तान में फैली अराजकता का भी लाभ उठाने की कोशिश की और वहां से वह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। 1819 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीता और इसी तरीके से 1823 में पेशावर उसके अधिकार में आ जाता है और 1834 तक उसको भी वह औपचारिक रूप से अपने राज्य में मिला लेता है। तो ये एक फायदा उठाया है रणजीत सिंह ने अपने पश्चिमी क्षेत्रों में, काफी क्षेत्रों पर वो अधिकार करता है इसके तहत। अब आगे के संबंध कैसे होते हैं अंग्रेजों के और सिखों के संबंध, क्योंकि अमृतसर की संधि 1809 में होती है, उस तरफ अंग्रेज निश्चित हो जाते हैं। अब संबंध कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं इन लोगों के। तो अमृतसर की संधि के पश्चात क्या होता है, रणजीत सिंह की पूर्व की ओर बढ़ना बिल्कुल रुक गया था और 1823 ईस्वी तक रणजीत सिंह एवं तथा अंग्रेजों के बीच जो घनिष्ठ संबंध बने रहे। इस समय अंग्रेज गोरखों एवं मराठों के साथ व्यस्त थे तथा रणजीत सिंह मुल्तान, डेराजात, कश्मीर, पेशावर तथा पंजाब के पर्वतीय तथा समतल प्रदेशों में व्यस्त था। किंतु कुछ समय पश्चात रणजीत सिंह को भारत में अंग्रेजों का प्रतिद्वंदी समझा जाने लगा। अतः यह प्रयत्न किया गया कि उसकी शक्ति की जांच हो और शीर्ष सतलज की जो अनिश्चित सीमा के संबंध में कुछ विवाद था, रणजीत सिंह के द्वारा जिन 47 प्रदेशों पर दावा प्रस्तुत किया गया था उनमें से 12 पर मतभेद कहीं न कहीं उस समय रहे। 1827 में अंग्रेजी सरकार ने इन 12 प्रदेशों पर अधिकार का निर्णय अपने पक्ष में कर लिया और 1822 से जो 28 तक का कार्यकाल था उसमें अंग्रेजों का दृष्टिकोण ये रहा कि महाराणा रणजीत सिंह की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक से सिर्फ देखा जाए, हस्तक्षेप नहीं किया जाए, क्योंकि अंग्रेज भी इससे संबंध कहीं खराब नहीं करना चाहते थे। सिंध के संबंध में रणजीत सिंह शिकारपुर को अधिकार में करना चाहता था। सिंध के बारे में देखते हैं। शिकारपुर पर अधिकार करने से रणजीत सिंह अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान पर अधिकार कर सकता था। कोई पग उठाने से पहले महाराणा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश सरकार से बातचीत की, किंतु वे उदासीन रहे। 1835 में रणजीत सिंह ने शिकारपुर की रक्षा तथा सिंध पर आक्रमण करने के संबंध में कुछ तैयारियां प्रारंभ कर दी और इसी कड़ी में सितंबर 1836 ईस्वी में महाराजा ने अपना दरबार एकत्रित किया और नौनिहाल सिंह को खिलत प्रदान की तथा उसे मुल्तान तथा वहां से मिटनकोट जाने का निर्देश दे दिया जाता है। उसे सिंध के शासकों के इस बात की सूचना भी देनी थी कि यदि वे महाराजा को भेंट प्रदान नहीं करेंगे तो शिकारपुर पर अधिकार कर लिया जाएगा। इस स्थिति में युद्ध असंभावी प्रतीत हो गया, किंतु रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सरकार के कठोर व्यवहार के कारण स्थिति को अधिक नहीं बिगड़ने दिया। रणजीत सिंह बिल्कुल भी टकराव के मूड में नहीं था, लेकिन वो अपना काम भी कहीं न कहीं सिद्ध कर रहा था। लेकिन जब देख रहे हैं कि अंग्रेज कठोर हो जाते हैं तो वो कहीं न कहीं झुकने की प्रवृत्ति भी वहां रख लेता है और उस प्रवृत्ति के तहत ही रणजीत सिंह और विलियम बेंटिंग में आपस में मिलन होता है। दोनों रोपड़ पंजाब में मिलते हैं,
जहाँ तक ब्रिटिश सरकार का संबंध है, उनकी भेंट का वास्तविक उद्देश्य ये दिखाना था कि ब्रिटिश सरकार एवं रणजीत सिंह में पूर्ण घनिष्ठता है। रणजीत सिंह भी चाहता था कि वह इस बात की पुष्टि करे कि ब्रिटिश सरकार उसे खालसा सिखों के मुखिया के रूप में स्वीकार करती है। और 1838 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह, शाह शुजा तथा अंग्रेजी कंपनी में एक सम्मिलित संधि पर हस्ताक्षर होता है। और ये कहा जाता है कि इस संधि का मुख्य जो उद्देश्य है वो रणजीत सिंह की शक्ति को नियंत्रित करना था। इस संधि के एक अनुच्छेद के अनुसार शाह शुजा की संधि के अमीरों के प्रति सत्ता तथा भेंट के शेष रुपयों के संबंध में अपने दावे को छोड़ देना था और इस संबंध में कोई निर्णय ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता में ही होना था। ब्रिटिश सरकार सिंध को अपने राज्य में मिलाए जाने के संबंध में मार्ग तैयार कर रही थी। तो ये एक दौर चला है उस समय अंग्रेज और जो पंजाब के बीच संबंधों को लेके। 1839 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात सारा ढांचा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सेना पूर्ण रूप से शक्तिशाली यहाँ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आंग्ल जो सिखों के क्या संबंध रहे थे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो संबंध स्थापित करते हैं, इसको देखा जा सकता है।